सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप सेफ जोन में आ जाओगे। वैसे इस चैप्टर से फिक्स है कि डेरिवेशन आएगा, लैपलेस करेक्शन, न्यूटन्स फार्मूला वाला, लेकिन आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व करके नंबर को अपने हक में कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, देखिए, इंस्पायर्ड बाय दिल्ली बोर्ड एग्जामिनेशन 2005। भले यहाँ पर दिल्ली लिखा है पर ये कहीं भी आ सकता है, ऑल ओवर इंडिया। तो हमें बस सीखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। लिखा है एक ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। हमें इसके बारे में अगर नहीं पता तो ये भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है। बस इतना पता है कि वो वाइब्रेट करता है। इट्स ओके, इट्स वाइब्रेट्स। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट करता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। तो हमें इस फ्रीक्वेंसी से मतलब है 256 हर्ट्ज। इट प्रोड्यूसेस 64 वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत हटके है, बहुत अजीब है। ऐसे समझो कि अगर एक वाइब्रेशन है तो एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होता है। एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होता है, सबको पता होगा। मेरे कहने का यहां मतलब क्या है, अगर एक वाइब्रेशन है, वन वाइब्रेशन का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर होगा। और बोला कितने वाइब्रेशन है यहां पर, कितने वाइब्रेशन, 64। तो अगर एक वाइब्रेशन में वेवलेंथ जितना डिस्टेंस है तो 64 वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस होगा, 64 वाइब्रेशन में होगा 64 इंटू में वेवलेंथ। बहुत सिंपल लॉजिक। एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस होता है वेवलेंथ के बराबर, तो 64 में कितने हो जाएंगे, अगर हम 64 वाइब्रेशन देखेंगे तो दूसरा वेवलेंथ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करके 64 वाइब्रेशन के लिए 64 वेवलेंथ जितना डिस्टेंस होगा। एक वाइब्रेशन में डिस्टेंस होता है लैम्डा, तो 64 वाइब्रेशन में डिस्टेंस होगा 64 इंटू लैम्डा। अब सारा खेल है कि हम वेवलेंथ कैसे निकाले। तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया है क्या, ये रहा 320। फ्रीक्वेंसी कितना है 256। तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके, स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 64 इंटू में 320 अपॉन में 256 मीटर। यही इसका आंसर है, डिस्टेंस। 64 वाइब्रेशन का डिस्टेंस इतना है, 64 इंटू में वेवलेंथ, तो 64 इंटू में वेवलेंथ, जिसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आने के एग्जाम में बहुत चांस है। क्वेश्चन है कि अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 0.72 मीटर। एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 0.72 मीटर, हैज अ मास इतना। द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन ऑफ 60 न्यूटन। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव के स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स वेव के स्पीड का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है अंडर रूट टेंशन, टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। आप फॉर्मूला कभी देखना। अब मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर टेंशन की वैल्यू दे रखी है साफ साफ 60, मास की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -3 है, ध्यान रखना। मास है 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये -3 था, जिसको नहीं दिख रहा था मैं बता दूं। और लेंथ की वैल्यू दे रखी है 0.72। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना ध्यान से। 60 के बगल में 72 पहुंच जाएगा, 0.72। और मास है यहां पर 5 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिए 12 छक 72, तो ये 0.12, 12 छक 72 होता है नहीं, 12 पंजे 60, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 12 6 से कटता है तो 5 है ना, तो ये कटा नहीं, ये कट जाएगा, 12 पंजे 60 है ना। तो 12 इंटू 0.72 और ये 10 की पावर, देखो ऐसा हो जाएगा 12 इंटू 72 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर -1। -1 क्यों हो जाएगा बेटा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। और ये हो जाएगा 10 की पावर +2 और ये 10 की पावर -3, तो +2 -3 बचेगा -1। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस ऊपर जाके बन जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 12 इंटू 72 इंटू में 10। अब इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, बहुत आसान है। तो ये आपका स्पीड आ जाएगा, स्पीड, और स्पीड आएगा ये मीटर पर सेकंड में। तो देखिए कैलकुलेशन मैं आपको बता ही रहा हूं कि कैसे हो रहा है।
और कैलकुलेशन अगर आपसे एग्जाम में ना आए तो हार मत मानना, कैलकुलेशन के हाफ नंबर ही होते हैं बस। अगर आप यहां तक करके आते, आपको 3 में से 2.5 नंबर मिल जाता, या 2 में से 1.5 नंबर मिल जाता है। ये कैलकुलेशन वाले पार्ट का सिर्फ 1 नंबर होता है, आधा नंबर होता है, जो टीचर कई बार काटते भी नहीं, उनको पता है कि भाई बच्चा परेशान है, उसको कहाँ कर पाएगा, तो छोड़ देते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम ऐसी सिचुएशन ले रहे हैं कि जब टेम्परेचर T1 है तो स्पीड V1 है, और जब ये टेम्परेचर है, ध्यान रखना प्लीज, ये टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर T1 है तो स्पीड को हम V1 मान रहे हैं, और जब टेम्परेचर T2 होगा तो स्पीड को हम 2V मानेंगे, ऐसा मान लो V एंड 2V। अब लॉजिकली सोचो क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, विल द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर बिकम्स ट्वाइस। मतलब अगर T1 टेम्परेचर पर स्पीड V है तो T2 टेम्परेचर पर आपको स्पीड को 2 गुना करना है, और हमें उसने T1 की वैल्यू दे रखी है कितना, 273 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ द साउंड एयर बिकम्स ट्वाइस, तो कितने टेम्परेचर पे ट्वाइस होगा, तो हमें ये T2 निकालना है, कितने टेम्परेचर पर स्पीड 2 गुना हो जाएगा। तो हमने माना कि चलो मान लेते हैं स्टार्टिंग के टेम्परेचर पर स्पीड है V, तो कितने टेम्परेचर पर स्पीड 2V हो जाएगा, और पहला टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। अब इसके लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, स्पीड का रिलेशन टेम्परेचर के साथ। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्पीड का क्या रिलेशन टेम्परेचर के साथ हो सकता है। अब थोड़ा सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि किसी भी, आप लोगों ने अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, स्पीड ऑफ द गैस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको ये करना है, ट्राई करो। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप में से कोई कर पाएगा, पता नहीं क्यों, हिंट तो दे दिया मैंने, अब क्या चाहिए तुम्हें। सिंपल लिखेंगे कि स्पीड ऑफ फर्स्ट या सेकंड लिख लो, चलो, स्पीड ऑफ सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सेकंड। स्पीड ऑफ फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर T1। अब इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा ना, डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। जब आप डिवाइड करोगे तो पता क्या आएगा, देखो V2 by V1 इज इक्वल टू रूट T2 by T1। समझ में आया। अबे यार V2 रूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, V1 भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। तो ये याद करो, क्वेश्चन से हमें कई बार चीजें सीखनी भी होती है जो हम भूल गए होते हैं। अब V2 की जगह पर क्या लिखे बताओ, V2 की जगह पर क्या लिखे बताओ, जो दूसरी वेलोसिटी है कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2V, और पहली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, V। अच्छा, दूसरी टेम्परेचर हमें निकालनी है, और पहली टेम्परेचर कितनी है, 273। अब यहां पे V से V उड़ा देंगे तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। चलो, स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा बताओ, इसका भी स्क्वायर होगा ना रूट का, तो ये रूट कट जाएगा, तो इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, T2 की वैल्यू आ गई, ये 273 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 इंटू में 273। ठीक है, आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इतना। कह रहा है यार साउंड की जो स्पीड है वो इतनी होती है, ओके, इट्स ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, लिखा है इफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर। तो देखिए डेंसिटी का सिंबल ये होता है, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो 1/16 है एयर के डेंसिटी के मुकाबले। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन। तो हमें हाइड्रोजन में स्पीड निकालनी है, एयर में स्पीड दिया हुआ है देखो,
एयर में स्पीड 332 है और हमें निकालना है हाइड्रोजन में निकालना है। तो देखो पहली बात तो स्पीड के फॉर्मूले को समझो। जब लैपलेस साहब ने करेक्शन किया तो बोला स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गामा, क्या होगा, गामा, गामा की वैल्यू तो दी नहीं है क्वेश्चन में, इधर डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एंड रेसिपी इज 1/6, ठीक है। देखो गामा की वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, देना चाहिए था, चलो ठीक है। गामा प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर इस फॉर्मूले को हम दो बार लिखेंगे। दो बार क्यों लिखेंगे? तो एक बार लिखेंगे हम हाइड्रोजन के लिए, तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर डेंसिटी हाइड्रोजन गैस का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो प्रेशर दोनों के लिए सेम रहेगा। प्रेशर हम सेम मानेंगे, गामा भी सेम मानेंगे, दिया ही नहीं गधे ने। वैसे देना चाहिए था कायदे से, कुछ तो लॉजिक होगा। देखते द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट द स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इज इतना, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी इज इतना, ठीक है, डेंसिटी से ही कंपेयर करने को कह रहा है। तो मेन हम स्पीड का फॉर्मूला लिख देंगे जो होता है लैपलेस करेक्शन के बाद साउंड की स्पीड का फॉर्मूला। और एक बार हम स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए, किनके लिए बताओ? एयर के लिए, तो वो भी होगा कुछ, ठीक है, प्रेशर। वैसे मुझे पता क्या लग रहा है, अभी लैपलेस करेक्शन हुआ नहीं है क्या अभी, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यार ऑप्शन नहीं है अपने पास, इट्स ओके। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब पहले एक बार मैं क्वेश्चन चेक करूं कि पूरा लिखा है कि नहीं लिखा। देखा, मैंने कहा ना क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है कि इनको इनकी वैल्यू देनी चाहिए, ये गामा की वैल्यू देनी चाहिए। तो एक्चुअली गामा की वैल्यू दोनों ही ना, एक का 1.40 होता है और एक का होता है 1.41, ये वैल्यू गिवन होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं समझना, कहते हैं कि देखो यार दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों की वैल्यू क्या बिल्कुल सेम, सिमिलर मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन देखा तो ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है वाई एयर गामा एयर सिमिलर टू, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गामा H2 क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ नहीं था, मिसप्रिंट था, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे देखो यार, अब समझो ध्यान से, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्या निकालना है हमें, स्पीड, स्पीड इन हाइड्रोजन। तो चलो दोनों को डिवाइड करते हैं, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन को स्पीड ऑफ एयर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या क्या होगा देखो, प्रेशर से प्रेशर निपट जाएगा, गामा से गामा निपट जाएगा, तो बचेगा क्या? अच्छा यहां पर यार ये तो एयर का लिखोगे ना, एयर का तो एयर का डेंसिटी, तो यहां बचेगा आपका 1 by डेंसिटी ऑफ H2, और यहां क्या बचेगा 1 by डेंसिटी ऑफ एयर, और दोनों का रूट, देखो ना, रूट में 1 by डेंसिटी ऑफ H2 और रूट में 1 by डेंसिटी ऑफ एयर। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, खेल खिलाएंगे, खेल खिलाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एयर वाला, तो रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर रूट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर एक रिलेशन भी दिया हुआ है, रिलेशन क्या है कि डेंसिटी ऑफ एयर तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन बोला है कि जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, तो हाइड्रोजन की जगह लिख देंगे 1/16 और डेंसिटी ऑफ एयर। देखो हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे 1/16 डेंसिटी ऑफ एयर, तो अब एयर से एयर कट जाएगा और ये 16 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा √16 यानी कि 4। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 4। तो डेंसिटी स्पीड ऑफ H2 बाई स्पीड ऑफ एयर इज 4, तो स्पीड ऑफ H2 कितना आ जाएगा 4 इंटू स्पीड ऑफ एयर, तो स्पीड ऑफ एयर कितना है 332 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। क्योंकि हमें हाइड्रोजन का निकालना था तो एयर से हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस डेंसिटी ऑफ एयर का फॉर्मूला लिखा, दोनों को डिवाइड किया तो ऊपर के दोनों पार्ट कट गए, और जब कट गया तो रेशियो बदल गया, देखो ये 1 है 1 है, रेशियो बदल गया, बस वैल्यू डाल दी जो रिलेवेंट वैल्यू गिवन था और आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। अब प्यारे बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन फेमस है, लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ मीडियम इज गिवन बाय, कह रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे गिवन है y इज इक्वल टू
10⁻⁻6 साइन 100t प्लस 20x प्लस π/4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द वेव। हमें आपको स्पीड ऑफ द वेव निकालना है। अब देखिए स्पीड ऑफ द वेव के कितने फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, और एक फॉर्मूला होता है स्पीड का ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला। तो यहां पर हम क्या दिमाग लगाएंगे, पहले तो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। अपने बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि y की जगह ए ये होता है, साइन की जगह साइन है, t के बगल में ओमेगा होता है, x के बगल में k होता है, और ये π/4। अच्छा यहां पर ये जो k है, ये k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है? ये k स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, वेव के अंदर स्प्रिंग का कोई खेल नहीं है। ये k बेसिकली होता है एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलते हैं 2π/λ। यहां पर ये k होता है एंगुलर वेव नंबर। अगर जिसने मेरे से वेव नहीं पढ़ा एक बार पढ़ लेना, एंगुलर वेव नंबर है ये। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन को लिख दिया। अब हमारे स्पीड का ये फॉर्मूला हमें सही लग रहा है, ओमेगा बाई के, इजी लग रहा है हमें। तो हम बोलेंगे देखो भैया हम स्पीड के लिए ओमेगा बाई के इस्तेमाल करेंगे, और ओमेगा की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, ओमेगा होता है टी के बगल में। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ, कंपेयर कर रहे हैं हम, टी के बगल में टी, ओमेगा की बगल में 100 है, और के की जगह पर क्या है बताओ, के की जगह पर है 20। कितना आ गया? 5, ठीक है, 5 आ गया। और मीटर पर सेकंड में आएगा स्पीड, क्योंकि सब कुछ देखो मीटर और सेकंड में दे रखा है। तो कैसे किया हमने, स्पीड के दो फॉर्मूले पता है हमें, हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। और कंपैरिजन से देखो ये क्वेश्चन तभी कर पाएगा जिसने ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन मुझसे पढ़े होंगे। ऑसिलेशन में मैंने सिखाया कि कंपेयर कैसे करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों लुक एट द क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने ऑसिलेशन चैप्टर में किया है, बहुत बढ़िया से, बहुत सारे किया है। इक्वेशन है देखो, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स ओमेगा टी, लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस ओमेगा टी मतलब 3t। देखो यार अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको ये सब तो आना चाहिए, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आइए मैंने कैसे किया इसको समझो। साइन के बगल में जो ये पूरा है वो a के बराबर होगा 0.005, x के बगल में जो होता है वो k के बराबर होता है kx, और t के बगल में ओमेगा होता है। अब क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव a, तो a की वैल्यू ये रही। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम बहुत इजी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का a इज इक्वल टू 0.005 मीटर तेरी तरफ, ठीक है। अब कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो जैसा मैंने आपको एक चीज सिखाया था, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि k की वैल्यू होती है 2π/λ, है ना, एंगुलर वेव नंबर। तो k की वैल्यू 80 है ना, 80 है k की वैल्यू, x के बगल में k होता है, तो x के बगल में k, तो आप 80 यहां लिख दो, 80 अपॉन में 2π इज इक्वल टू 1/λ। समझ में आया कैसे हुआ ये? अरे यार k की जगह पर 80 पुट कर दिया, 2π को इधर भेज दिया, तो 1/λ, तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 2π/80 मीटर, मीटर में आएगा ये, वेवलेंथ मीटर में आता है। फिर क्वेश्चन है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हो आप, ओमेगा से। अगर मैं आपको पता हो, मैंने ऑसिलेशन में भी करवाया, हर जगह कराया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। या फिर आप इस लॉजिक से याद रख सकते हो कि ओमेगा का मतलब होता है 2π टाइम पीरियड, ओमेगा होता है एंगल टाइम, एंगल टाइम का रेशियो। तो यहां से टाइम निकाल सकते हो 2π/ओमेगा। चलो अब मुझे ओमेगा की बताओ वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू कोई भी बता सकता है कंपेयर करके कि ओमेगा की वैल्यू यहां से हम 3, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर हम 3 पुट कर देंगे, 3। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π/3। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इनका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन इतना एंड टाइम इतना। तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखो, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू a साइन, a मतलब कितना है 0.05, देखो y इज इक्वल टू 0.005 साइन kx, k की वैल्यू कितनी थी इसकी 80, तो 80 रहने दो। और बोला इसने क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है पोजीशन 30 सेंटीमीटर पे। तो देखो यहाँ पर x की जगह पर 30 पुट करना है, लिखा है ना कि x की वैल्यू 30 है, तो आपको यहाँ पर x की जगह पर 30 पुट करना है। 30/100, 100 क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमें मीटर में हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर माइनस, ये रहा माइनस 3 इंटू में t, तो 3 इंटू में टाइम की वैल्यू कितनी है बताओ, दिया ना टाइम है 20 सेकंड। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब y निकालना है, तो x की वैल्यू और टाइम की वैल्यू पुट करनी है। तो मेन इक्वेशन के अंदर x और टाइम की वैल्यू पुट करनी होती है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। आप प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, देख लो, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे आप कमेंट करेंगे किसी भी हाल में। होमवर्क में देख लो क्या है क्वेश्चन, जो भी लिखा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे क्या क्या गलती करेंगे बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, बस इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, बाकी सब तुम खुद करोगे। देखो यहाँ बच्चों से गलती होती है, भूल जाते हैं कि ये जो 2 पाई है ब्रैकेट के बाहर है, ये 2 पाई किसके बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले इसको अंदर करना है, ब्रैकेट के दोनों जगह पर 2 पाई मल्टीप्लाई होगा, यानी y की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 10 साइन 2 पाई t माइनस 0.005 इंटू में 2 पाई x। नहीं समझे मेरी बात, क्या समझे कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, ब्रैकेट के बाहर 2 पाई लगा दिया है ताकि बच्चा क्या सोचे, बच्चा सोचे कि ये ओमेगा टी है, बच्चा सोचे कि ये ओमेगा टी और फंस जाए जाल में, पर ऐसा कभी नहीं करना। आप हमेशा ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो सुना आप लोगों ने कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों में मल्टीप्लाई होता है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, a sin ओमेगा टी माइनस kx। तो अब मुझे बताओ यहां पे ओमेगा क्या है 2 पाई, ओमेगा क्या है 2 पाई, लेकिन k क्या है, k ये पूरा k है, ये पूरा k है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकाल लोगे, अब निकालना है फ्रीक्वेंसी, निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी किससे निकालोगे बता रहा हूं, देखो ओमेगा के एक फॉर्मूला तो ये होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, पर ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, तो हम ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 पाई एफ वाला। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे ओमेगा बाई 2 पाई, देखो ना फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। वेवलेंथ निकाल लोगे, पीछे सिखाया था अभी, स्पीड ऑफ आता ही है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के से स्पीड निकल जाएगा। मेरे गाइज, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज लुक एट दिस, लिखा है अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग, अब ये क्वेश्चन भी खुद करोगे, क्या लिखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 35 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 35 बाई 100, और टाइम कितना लिखा है 10 सेकेंड। क्या कर लोगे क्वेश्चन, ए यार फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, समझ में आ गया, और टाइम की जगह पर क्या पुट करना है। अच्छा क्वेश्चन, अब ये देखो क्वेश्चन, a wave traveling along a stretched string described by the equation, ठीक है, इक्वेशन ये रहा, ये k है और ये ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी अभी सिखाया था, स्पीड सिखा दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, क्या फॉर्मूला होगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, सबको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, करके दिखाओ ये वाला। हाँ जी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, मैं आपको बता रहा हूं जिसको नहीं पता, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम ना ऑसिलेट कर रहा होता है, आपको बताया था मैंने, वेव में हर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है ना ए ओमेगा के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू पता है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा थी रखा है, ठीक है, नोट करो। चलो अब ये क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी पढ़ा, ये सब तो कर लोगे, ये भी कर लोगे, वेव वेलोसिटी भी कर लोगे, क्या होता है ओमेगा बाई के, कर लोगे, ये सब भी कर लोगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ओमेगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा होता है, वेव वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा बाई के, टाइम पीरियड का मतलब टी, और एम्पलीट्यूड का मतलब ए। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे करोगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए मैक्स का फॉर्मूला होता है हमेशा ओमेगा स्क्वायर ए, अगर हम पार्टिकल की बात करें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, बस इस बार याद क्या रखना है बताओ, पाई को अंदर भेजना है बेटा, दिस पाई गो हियर एंड हियर ऑल्सो, वरना आप गलती करोगे, ठीक है। क्वेश्चन कर देना और कमेंट में लिखो जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे। देख लो दोस्त, एक और क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है बताओ, दिस, जो x के बगल में वो क्या होगा बताओ, जो x के बगल में वो k है, और ये पूरा क्या होगा t के बगल में पूरा ओमेगा, तो बता दो ओमेगा यहाँ पर है 800 पाई और k यहाँ पर है पाई बाई 42.5, ठीक है। मैंने k और k और ओमेगा निकाल दिया, तब तो क्वेश्चन हिला दोगे, कैसे, एम्पलीट्यूड खत्म, फ्रीक्वेंसी खत्म, अब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा चुका हूं ना मैं, और वेवलेंथ भी खत्म, वेव वेलोसिटी भी खत्म, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर। अब ये खेल है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर, ये नया है कुछ, ठीक है। देखिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला समझिए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज बेसिकली 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा फाई, तो ये 2 पाई बाई लैम्डा को हम के बोलते हैं बेटा, पता है आप लोगों को 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, के, तो के इनटू में पाथ डिफरेंस, इस पाथ डिफरेंस को बोलते हैं हम डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स या सिंपल एक्स भी बोलते हो। तो क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दोनों में पाथ का कितना डिफरेंस है। जैसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का है, 17 सेंटीमीटर का। तो यही हमारा डेल्टा एक्स होगा। तो डेल्टा एक्स है पाथ का डिफरेंस। तो 17 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे ताकि मीटर में आ जाए, तो 17/100 मीटर। यानी अगर हमें फेज डिफरेंस चाहिए तो k इंटू के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, π/42.5 है ना। के की वैल्यू हमने निकाला अभी, π/42.5। ये तो क्या आ गया, डेल्टा एक्स कितना है, मतलब कितना पाथ डिफरेंस है, 17/100। तो यही इसका आंसर है बेटा। तो फेज डिफरेंस रेडियन में होता है, ध्यान रखना, रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट होती है। तो π/42.5 17/100। अब इसको सॉल्व करना है तो कर लेना, वरना तुम्हारी वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमने बस ये सीखा कि फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं हम पाथ डिफरेंस 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस, लेकिन 2π/λ को ही हम k बोलते हैं। क्या बोलते हैं, k। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला k इंटू में पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आपको दिया होगा कि दो पार्टिकल में कितना पाथ का डिफरेंस है। आई एम सॉरी बट अब देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये कोई स्ट्रिंग है, अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक पार्टिकल जो है अगर स्ट्रिंग पर है तो वो एसएचएम करेगा। अरे गिटार पर ऐसे ही तो होता है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है। कह रहा है कि आपको मैं वी मैक्स दे रहा हूं, वी मैक्स दे रहा हूं 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन भी दे रहा हूं ए मैक्स, ए मैक्स दे रहा हूं आपको 90 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज 20, वाओ, वेव स्पीड भी दिया हुआ है, वेव स्पीड भी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द वेव। देखिए अब जैसा कि अगर किसी भी वेव की इक्वेशन निकालनी तो जनरली वो ऐसा होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, कुछ ना कुछ होगा। जनरल इक्वेशन ऐसा ही होगा, या तो प्लस का या माइनस का। तो हमने कहा देखो भाई हम तो अपना इक्वेशन ऐसा मान रहे हैं, अब इस इक्वेशन के लिए हमें ए चाहिए, क्या चाहिए, ए। हमें फिर ओमेगा चाहिए और के चाहिए, हमें तीन चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उसने हमें वैसे सारी इंफॉर्मेशन दी, अगर आप ठीक से देखो तो कैसे, ऐसे। पहली बात तो वेव इससे इस वाले को हैंडल करते हैं। वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के, तो आपको वैल्यू 20 दे रखी है, 20। वेव स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ए यार स्पीड ना, स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के, और स्पीड की वैल्यू 20 दे रखा है। वेव स्पीड का फॉर्मूला है बेटा, वेव स्पीड। तो ये तो वैल्यू 20 दे रखा है, तो इससे आपका आधा काम आसान हो सकता है कि आप ओमेगा या के कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। चलो इस इंफॉर्मेशन का यूज किया। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब होता है ओमेगा ए, और ए मैक्स का मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो आप इन दोनों को भी डिवाइड करके कुछ ना कुछ आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखो आप बोलोगे देख लाला मुझे पता है कि वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है वी मैक्स की वैल्यू, 3। तो आप बोलोगे ठीक है 3 है। फिर बोलोगे ए मैक्स की वैल्यू है 90, 90 इज इक्वल टू, ये क्या है बताओ, ओमेगा ए, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। नहीं समझे मेरी बात, ए यार देखो वी मैक्स अपॉन में ए मैक्स, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो 3/90 ओमेगा ए बाई 3/90 यानी 1/30। ओमेगा से ओमेगा गया, ए से ए गया, तो यहां से ओमेगा कितना निकल गया, 30। ओमेगा कितना आएगा, 30। बोलो क्यों, यहाँ 1/30 है और यहाँ है 1/ओमेगा, तो ओमेगा 30 आ गया। अगर ओमेगा 30 आ गया तो आप यहाँ पर 30 पुट कर सकते हो। देखो 20 इज इक्वल टू 30/k, तो आप यहाँ से k निकाल सकते हो, 30/20 जो कि आ गया 1.5। तो आपकी इक्वेशन का k आपको मिल गया 1.5। ओके जी, आपकी इक्वेशन का ओमेगा आपको मिल गया, ओमेगा कितना है 30। और आपको क्या छूट गया, इक्वेशन में a भी होना चाहिए। ए कहां से लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। सपोज करो मैंने बोला कि मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन ये वाला, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 3, ए मुझे निकालना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 30। मतलब अगर आप ओमेगा निकाल चुके हो ना, तो आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, दो इक्वेशन थे हमारे पास, तो वी मैक्स के इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहां से मुझे ए मिलेगा। ए कितना मिलेगा 1/10, 0.1, 0.1 मिलेगा, करके देख लेना। तो ए की वैल्यू 0.1, तो लो आपकी इक्वेशन रेडी है, 0.1, 30t, 1.5x। तो देखो दिमाग क्या क्या सीखा हमने कि वी मैक्स क्या होता है, ए मैक्स क्या होता है, और स्पीड ऑफ वेव क्या होता है। इन तीनों की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ वेव को डिराइव कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेटल वायर, मेटल की वायर है, लीनियर मास डेंसिटी। अब इसको समझना, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। देखिए मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ध्यान रखना, जब भी मास को लेंथ से डिवाइड करते हैं लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, याद रखना जीवन भर। तो बोल रहा है हम आपको लीनियर मास डेंसिटी दे रहे हैं 9.8 ग्राम पर मीटर। इसकी जो वैल्यू है m/l की वैल्यू वो है
9.8 ग्राम पर मीटर सॉरी। ओके ठीक है ठीक है, इट्स ओके। लिखा है कि दो रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट के बीच में रखा हुआ है, यानी क्लोज एंड, ये एंड क्लोज है और ये एंड भी क्लोज है, क्लोज एंड, दो क्लोज एंड के बीच में 1 मीटर अपार्ट, इसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर। ओके, द वायर इज केप्ट अंडर टेंशन, इसके अंदर खिंचाव है, खिंचाव, टेंशन मतलब खिंचाव, टू द वेट ऑफ 10 kg मास, यानी इसके अंदर जो टेंशन है, टेंशन मतलब जो फोर्स है वो 10 किलो का है। 10 किलो का मतलब कितना होता है, 10 किलो का फोर्स कितना होता है पता किसी को, 10 इंटू में जी, जिसको नहीं पता बता दूं। देखिए टेंशन एक फोर्स है और फोर्स का फॉर्मूला मास के टर्म में mg के बराबर होता है। अगर कोई मास के टर्म में फोर्स पूछे तो mg के बराबर होता है। mg मतलब मास कितना है, मास 10 इंटू में जी की वैल्यू 9.8, यानी कितना हो गया ये 98 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स हमें 98 न्यूटन दिया है, टेंशन। देखो अब पहली सिंपल सी बात है, जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा ये लोग मजे ले रहे हैं हमसे, और कोई बात है नहीं। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द वायर इट वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। वो मजे ले रहा है कि करंट वारंट है ये वो, चलो छोड़ो, फ्रीक्वेंसी हमसे बोला है। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये वाला केस याद रखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जब दो वायर का एंड क्लोज हो, दो वायर का एंड क्लोज हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 स्पीड ऑफ वेव, 1/12 इंटू में स्पीड ऑफ वेव, स्पीड। अगर आपको याद हो तो आप चेक करना, टू एंड क्लोज, टू एंड क्लोज उसमें लिखा हुआ है, देखो लिखा है इधर, देखो कहां लिखा है, स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, रिजिड मतलब बंद कर रखा है, रिजिड मतलब कठोर ठोस, तो दोनों एंड को हमने रस्सी के दोनों एंड को रिजिड कर रखा है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 1/12 इंटू में स्पीड। तो 1/2L, एल की वैल्यू कितनी है 1, और स्पीड का फॉर्मूला पता है किसी को, रस्सी में स्ट्रिंग में स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अंडर रूट टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ, याद है। तो हम यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट टेंशन, टेंशन की वैल्यू कितनी है 98, तो यहाँ पर टेंशन की जगह 98, तो टेंशन अपन में स्पीड का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ये स्पीड का फॉर्मूला देखो ना, 1/12 स्पीड, स्पीड क्या है रूट ऑफ टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर देखो 9.8 ग्राम पर मीटर है, इसको किलोग्राम में करना पड़ेगा, किलोग्राम में करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पता कितना आएगा 98 10 की पावर -4, कितना आएगा 98 10 की पावर -4, तो यहाँ पर लिखना है 98 10 की पावर -4, तो 98 से 98 कटेगा और ये -4 यहाँ से क्या हो जाएगा +4, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 रूट 10 की पावर +4, और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा ये 100, कितना बनेगा 10 की पावर 2 यानी कि 100, और इसके नीचे क्या है डिवाइड में 2, ये तो 100 बन जाएगा। अब रूट से 100 बन जाएगा ना, तो आंसर आ गया 50 हर्ट्ज, कितना आ गया। अब ये खतरनाक क्वेश्चन था क्योंकि जेई का क्वेश्चन था, तो क्या सीखा आप लोगों ने, मेन आपको फॉर्मूला याद रखना था, बाकी वो बेवकूफ बना रहे थे, करंट डाल दिया, ये डाल दिया, करंट डाल दे क्या हो गया। मेन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपको कि जब दो एंड क्लोज होता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 इंटू में स्पीड, 1/12 इंटू में स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है टेंशन मास पर यूनिट लेंथ। बस अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है अ सोनोमीटर वायर, और वायर है, वायर है समझ गए, हैज अ लेंथ, लेंथ दे रखा है, ओ माय गॉड, एंड मटेरियल डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दी हुई है, चलो डेंसिटी है 9 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके डेंसिटी दी होगी, कोई बात होगी, लेकिन वायर है, ध्यान रखना, वायर बोल देना इसमें वायर, तो वायर के लिए तो एक ही फॉर्मूला होता है, अगर स्पीड की बात की जाएगी तो वायर के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा स्पीड का तो फॉर्मूला तो पता ही हमें, रूट टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, नहीं समझे, मास पर यूनिट लेंथ, ये स्पीड होता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बताया 1/12 इंटू में स्पीड, पता है ना, ये दो चीजें याद रखनी होती है वायर के लिए। तो लिखा है वायर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है स्ट्रेस, स्ट्रेस ये का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 8.1 10 की पावर 8, ठीक है, हमें स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। ओके, डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द वायर, फ्रीक्वेंसी निकालनी है वायर की। अब देखो यार, वायर की फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12, 1/12, एल की वैल्यू कितनी है 0.75, और मेन हमें स्पीड निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन स्पीड निकालने में एक प्रॉब्लम है। देखो फोर्स तो हम निकाल लेंगे इजीली, फोर्स की दिक्कत नहीं है, टेंशन का मतलब फोर्स होता है यहाँ पर, टी का मतलब है टेंशन, स्पीड निकालने के लिए टेंशन चाहिए, टेंशन तो आप निकाल लोगे, क्यों यार टेंशन मतलब फोर्स हो गया ना, ए यार टेंशन मतलब फोर्स हो गया, तो आप क्या करोगे। हाँ अब प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है कि मैं टेंशन निकालूंगा पर मुझे ये निकालना है मास पर यूनिट लेंथ। ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम एक दिमाग लगाते हैं। मैं दिमाग आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। आप डेंसिटी को खोलोगे, डेंसिटी को बता रहा हूं मैं, देखो पहले आप चलो यहां से फोर्स निकाल लो। फोर्स का मतलब टेंशन। फोर्स कितना आएगा बताओ? 8.1 10 की पावर 8 इंटू में एरिया। ए मतलब क्या होता है? एरिया। अरे फोर्स, अरे स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। और आपको स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से तो आप फोर्स निकाल लोगे। फोर्स यानी ये टेंशन हो जाएगा आपका, टेंशन। तो आप बोलोगे ठीक है टेंशन हो गया मेरा इतना इंटू में एरिया। तो आप बोलोगे देख भाई टेंशन की दिक्कत नहीं है मुझे, अब दिक्कत है डेंसिटी। अब डेंसिटी को ऐसे लिखा जाता है, देखो डेंसिटी होता है मास अपन में वॉल्यूम। मास अपन में वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन में वॉल्यूम। अब मैं आपको गजब चीज बताऊंगा, आपको खुश हो जाओगे। देखो स्पीड की बात कर रहे हैं हम। स्पीड होता है अंडर रूट टेंशन। तो टेंशन पता क्या है? बताओ टेंशन है हमारा टेंशन है क्या है? हमारा टेंशन 8.1 10 की पावर 8 इंटू में एरिया। देखो स्पीड का फॉर्मूला है टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। और नीचे क्या होगा इसके? मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन एक दिमाग लगाने वाला हूं मैं, बताओ क्या दिमाग लगाने वाला हूं मैं? इस एरिया को चाहूं तो यहां शिफ्ट कर सकता हूं। याद करो ऐसा होता है कि थर्ड वाले को आप ऊपर भेज सकते हो और ऊपर वाले को आप थर्ड पोजीशन पे ला सकते हो। तो मैं जानबूझ के इस एरिया को नीचे भेजूंगा। इस एरिया को नीचे भेजने से क्या होगा देखना, ऊपर तो मेरा ये आ जाएगा 8.1 10 की पावर 8 और नीचे ये मास, और नीचे जब एरिया आएगा एल के नीचे एरिया, तो लेंथ इंटू में एरिया। ध्यान रखना लेंथ इंटू में एरिया होता है वॉल्यूम। समझा रहा हूं, देखो इतना दिमाग आप नहीं लगा पाओगे तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, समझे। 8.1 10 की पावर 8 है अपनी जगह। अब देखो ये मास है और नीचे इसके लेंथ इंटू में एरिया। लेंथ इंटू में एरिया हमेशा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मास अपॉन में वॉल्यूम। और मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है पता है किसी को? डेंसिटी होता है। तो ऊपर है 8.1 10 की पावर 8 और ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी। तो इससे आपने क्या सीखा? आपने इसे सीखा कि स्पीड का एक और फॉर्मूला हो सकता है, वो ये फॉर्मूला हो सकता है। ऊपर ऊपर किस स्ट्रेस आ गया है, याद करो ये स्ट्रेस था। ये जो वैल्यू था ना 8.10 की पावर 8 ये स्ट्रेस था, स्ट्रेस। और नीचे डेंसिटी। तो ये भी फॉर्मूला आप जीवन भर के याद कर लो। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी। एक नया फॉर्मूला हमने याद किया। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि टेंशन का मतलब क्या था? टेंशन का मतलब था इतना इंटू में एरिया। तो हमने बोला ठीक है टेंशन की जगह पर हम लिख दिया इतना इंटू में एरिया। एरिया को नीचे लाए तो डेंसिटी बन गया और ये वाली वैल्यू ऊपर रह गई। और इस वाली वैल्यू का मतलब क्या था? स्ट्रेस। तो स्पीड का एक नया फॉर्मूला हमने पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा स्पीड का? बताओ। स्पीड का एक नया फॉर्मूला हमने पढ़ा अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी। और क्या आपको स्ट्रेस गिवन है? यस। क्या आपको डेंसिटी गिवन है? यस। तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी? मिल जाएगी। आप प्लीज नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है पाइप ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से खुला हुआ है। देखो दोनों एंड से खुले होने वाले के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 इंटू में स्पीड। जब दोनों एंड खुला होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/12 इंटू में स्पीड। आप देखना, ठीक है, यहां पर आप देखना, यहां पर एन की वैल्यू होती है, ठीक है, n/12 इंटू में स्पीड। बोथ एंड ओपन का फॉर्मूला यही है ना? चेक करो, बोथ एंड ओपन पाइप। ऑर्गन पाइप सुना आप लोगों ने? ऑर्गन पाइप नहीं सुना? बांसुरी। जब बांसुरी का दोनों एंड खुला होता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/12 इंटू में स्पीड। एक बार चेक कर लेना फॉर्मूला, अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार चेक करो प्लीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि अच्छा रेजोनेंस हमारे सिलेबस में नहीं है और मैंने क्वेश्चन ले लिया है, कोई बात नहीं। क्या बोला है? इट इज एक्सपोज टू साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये है समझना, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है सीख लो। देखो रेजोनेंस का मतलब होता है कि जो आपका गिवन फ्रीक्वेंसी है, गिवन फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैचेस टू इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी। इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी तो हम उसको रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस में क्या होता है? जो भी क्वेश्चन का गिवन फ्रीक्वेंसी होगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। तो देखो ये जो हमारा पाइप है, उस पाइप के फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। अब देखिए हम इसका F1 निकालेंगे, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्वेश्चन अभी मत पढ़ो, मैं समझाऊंगा खुद। हम इसका F1 निकालेंगे तो पहला फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/12, पहली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इंटू में स्पीड दे रखा है 300, कितना दे रखा है स्पीड? ये रहा 330, 330। और लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ की वैल्यू, तो लेंथ की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, यानी 3/100, 30/100 इंटू में 330। इस पूरे को मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सॉल्व करने का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो हम इसका F1 निकाल रहे हैं पहले कि दो एंड अगर ओपन हो, दोनों एंड ओपन हो तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है। इससे आपके स्पीड का फॉर्मूला कितना आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ रहा है आपका 550 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 550 हर्ट्ज। अगर आप F2 निकालोगे, F2 दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालोगे,
तो यहां पर n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 2/2l इंटू में स्पीड। अब देखो तो F2 कितना आ जाएगा, देखते हैं F2 कितना आएगा सॉल्व करके, 1100 हर्ट्ज। फिर आप F3 निकालोगे, F3 कैसे निकालोगे बताओ, यहां पर क्या पुट कर दोगे, n की वैल्यू 3, थर्ड फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो 3/2l इंटू में स्पीड, तो ये कितनी आ रही है 1650, कितनी आ रही है 1650 हर्ट्ज। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखो तो हमारा जो पाइप है, इस पाइप के लिए हमने मेन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाया और हमने चेक किया कि F1 कितना है, हमने चेक किया कि हमारा F2 कितना है, और हमने चेक किया हमारा F3 कितना है। अब देखो आपको लग रहा होगा सर ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान है। अगर एक बार आपने F1 निकाल लिया तो आपको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको क्या मिल जाए, F2 दुगना ही तो है उसका। फिर अगली बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना 550 इंटू में 3, तो इतना ही आएगा 1650। यानी अगर आप एक फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, उसके बाद आपने 2 लगाया मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 3 लगाया मतलब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप F1 F2 F3 F4 सब निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन में था कि एक पाइप है जिसका लेंथ इतना है, बताओ इससे कौन रेजोनेंस करेगा, लिखा ना, लिखा एक्सपोज टू अ सोर्स इतना, आइडेंटिफाई हार्मोनिक मोड जो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस। तो मैंने कहा रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, रेजोनेंस के लिए जो गिवन फ्रीक्वेंसी है हमारे मैचेस टू इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। तो देखो यहां पर ध्यान से, ये 1.1 किलो हर्ज है, कितना है ये 1.1 किलो हर्ज, यानी कि ये 1100 हर्ज है, ठीक से देखो कितना हर्ज है 1100 हर्ज। तो 1100 हर्ज किससे मैच कर रहा है बताओ, किससे मैच कर रहा है F2 से। तो बोला ना कि आइडेंटिफाई द हार्मोनिक मोड, तो हम बोलेंगे सेकंड, हमारा सेकंड मोड है जो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा मतलब जो आपने क्वेश्चन में गिवन फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करेगा, समझे मेरी बात को। तो रेजोनेंस का मतलब होता है जो भी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है आपके इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से वो मैच करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल देखो यार, आप 2-3 चीजें याद रखो कि क्लोज एंड के लिए क्या फॉर्मूला है, ओपन एंड के लिए क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी की, और क्वेश्चन आपका बनेगा और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर रेजोनेंस विल अकर विद द सेम सोर्स इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड। देखिए इसका जो बी पार्ट है ये है कि अगर हम पाइप का एक हिस्सा बंद कर दे तो क्या होगा, देखिए जब पाइप का एक हिस्सा बंद होता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कुछ अलग हो जाता है, ऐसा हो जाता है n/4l इंटू में स्पीड, क्या होता है प्यारे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है मेन n/4l एंड स्पीड, स्पीड कितना है 330। तो चलो फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 1 इंटू 330 अपन में 4 इंटू में, अभी हम F1 निकाल रहे हैं, तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू कितनी थी, ये L की वैल्यू कितनी थी 30/100। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी देखते हैं, क्या करवा रहे हो यार इतनी कैलकुलेशन, इसे करना ही पड़ेगा कैलकुलेटर से, नहीं ऐसी फिर भी हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है, क्या पता हो रेजोनेंस कहीं पे, है ना, हमें नहीं पता, क्या पता हो। तो ये हो गया 3300 डिवाइडेड बाई 12, 275, पहली फ्रीक्वेंसी 275, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 इंटू 275, है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी ना, तो 2 इंटू 275। तीसरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 इंटू 275, और चौथी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी निकालते हैं चलो, चौथी फ्रीक्वेंसी होगी 4 इंटू 275 इंटू 4, तो 1100 आ रहा है, देख रहा कितना आ रहा है 1100 हर्ज, 1100 हर्ज आ रहा है भाई। यानी कि अगर एक एंड ओपन रहेगा तो चौथी वाला जो है वो रेजोनेंस होगा, चौथी वाले में क्या होगा, तो देखो हम अंदाजे से बोल रहे थे उस टाइम, लेकिन करके देखा तो बात ही अलग है। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, आपको पहली फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, दूसरी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तीसरी निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, चौथी निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो एक बार। लेकिन अगर फॉर्मूला गड़बड़ हुआ तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है इसलिए बोल रहा हूं मैं, मतलब याद तो है पर इतना कंफर्म नहीं है ना एकदम से, क्योंकि डेरिवेशन करते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है,